ये कहानी है राजस्थान के पिंटू की। वो बर्ताव से सीधा साधा, गरीब मगर ईमानदार था। पिंटू की सबसे खास बात ये थी कि वो शाकाहारी होने के बावजूद भी चिकन के कई अलग अलग लजीज खाने बना पाता था। अरे कैसे हो पिंटू जी? बस सब बढ़िया भाभी, आप कैसी हैं? कुछ नहीं जी, चल ही रहा है। वैसे आज रात हमारे टीटू का बर्थडे है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से टिल्लू को बहुत सारी बधाइयाँ दीजिएगा भाभी। हाँ हाँ जरूर। और हाँ, याद से आपके हाथों का नाचा काजू वाला दम चिकन शाम तक भेज देना घर पर। आज बहुत मेहमान आने वाले हैं, तो उन्हें आपके हाथ का बना हुआ चिकन जरूर खिलाना है। जी जरूर, आप बेफिक्र रहिए। शाम के वक्त पर चिकन आपके घर पहुंच जाएगा। तो कुछ ऐसी थी पिंटू की जिंदगी। वो अपनी बातों और हाथों से बने खाने से सबका दिल जीत लेता। इसी वजह से होटल का मालिक भी उस पर फिदा था। आपको खाना अच्छा लगा है, ये जानकर खुशी हुई। फिर जरूर आइएगा। अरे वाह पिंटू, तुम्हारा तो जवाब नहीं। पता नहीं तुम ग्राहकों पर ऐसा क्या जादू कर देते हो कि हर आदमी खुश हो जाता है और बार बार आता है। जी ये सब ऊपर वाले का एहसान है सेठ जी। अरे ये तो सब तुम्हारा बड़कपन है पिंटू। तुम्हें काम पर रखने के बाद मेरी आमदनी 2 गुनी बढ़ चुकी है और मेरी और बढ़ेगी। जी जरूर। खैर तुम ऐसे ही अपने काम पर ध्यान देना। ग्राहकों की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना। ग्राहक हमारे भगवान होते हैं, उन्हें नाराज मत होने देना, समझे? जी सेठ जी। पिंटू के काम की वजह से न केवल उसका नाम बल्कि होटल का नाम भी आसपास के गांव में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ पिंटू के हाथ का चिकन खाने आते और बहुत खुश होकर लौटते। लेकिन दूसरों के पसंद और नापसंद का ध्यान रखने वाला पिंटू अक्सर मन ही मन मायूस रहा करता था। और इसके पीछे की वजह थी उसकी पुरानी जमीन। अम्मी, आज मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी वजह सिर्फ आप हो। आपने जो कुछ भी सिखाया उनमें से एक भी बात मैं भूला नहीं हूँ। और ना ही मैं भूला हूँ कि हमारी खेत और जमीन कस्बे के व्यापारी के पास रखी हुई है। कितना बदनसीब हूँ मैं। ना तो तुम्हारा इलाज सही से कर पाया और ना ही तुम्हारे आखिरी निशानी को संभाल पाया। लेकिन तुम फिक्र मत करो अम्मी, आज नहीं तो कल मैं वो जमीन वापस लेकर रहूंगा। अपनी माँ की आखिरी निशानी को वापस पाने के लिए पिंटू दिन रात मेहनत करता। मगर पिंटू को क्या पता था कि अब उसकी मेहनत का असली फल मिलने ही वाला है। अरे पिंटू, जरा सुनना। जी कहिए सेठ जी। हमारे पड़ोस के गांव में एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन है जिसमें बाहर गांव से लोग आने वाले हैं। क्या, बाहर के गांव से? हाँ, और उन्होंने हमसे चिकन के स्पेशल डिश बनवा कर मंगवाई है। बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं सेठ जी, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने कहा कि मेहमान बाहर से हैं और उन्हें ज्यादा तीखा पसंद नहीं आता, तो उनके हिसाब से कुछ नया, मजेदार और कम तीखा बनाना होगा। ओह, तीखा कम होना चाहिए। ठीक है सेठ जी, हो जाएगा। वैसे ये प्रदर्शनी है कब? कल। तुम एक काम करो, घर जाकर आराम से सोचो कि क्या नया बना सकते हो, फिर हम उसे वहाँ भेज देंगे। जी जरूर। सेठ की बात सुनकर पिंटू बेहद खुश हो गया। उसे कई दिनों से कुछ नया और हटकर करने का मौका नहीं मिला था और अब विज्ञान मेले के बहाने उसे वही मौका मिला था। अगले दिन पिंटू जरूरी सामान लेने बाजार गया। पिंटू बाजार में अपने सामान में व्यस्त था कि उसकी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ी। अरे ये क्या, कद्दू? क्यों ना मैं कुछ नया इसी के साथ ही बना लूं? बाजार में पड़े बड़े बड़े कद्दू देखकर पिंटू के मन में पंपकिन चिकन बनाने का ख्याल आया और वो कद्दू लेकर घर की ओर रवाना हो गया। लो भाई, घर तो आखिर पहुंच गया। कितनी गर्मी है बाहर। खैर छोड़ो, तो चलो पिंटू, आज कुछ नया बनाते हैं। पिंटू कद्दू और चिकन तो लाया था, मगर थोड़ा घबराया हुआ था कि कहीं ये एक्सपेरिमेंट खराब ना हो जाए। लेकिन उसने हार नहीं मानी और दिल लगाकर काम में जुट गया। उफ, डर लग रहा है। हे भगवान, इस बार कुछ अच्छा ही बन जाए इन हाथों से। पहले चिकन को अच्छे से धोया, फिर अपने खास मसालों का जादू उस पर चलाया। लो, चिकन में गरम मसाला, नमक, हल्दी, आलू
सब अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बारी है कद्दू की। उसने झट से थैली से कद्दू निकाली, धोकर उसका जूस निकाल दिया। अब चिकन को बड़ी कढ़ाई में तेल, लाल मिर्च और मसालों के साथ भून लिया और उसमें कद्दू का जूस मिलाकर ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। चलो, ये रख दी मैंने थाली कढ़ाई पर, गैस धीमी आंच पर, और अब बारी है चावल की। उसने जल्दी से भात पका लिया और कद्दू के रस में पका चिकन मिलाकर उसे दम पर रख दिया जैसे बिरयानी हो। और बस कुछ ही देर में पिंटू का पंपकिन चिकन और खास भात तैयार हो गया। चलो, आखिर मैंने कर दिखाया। सेठ जी। अरे पिंटू, ये इतनी बड़ी कढ़ाई लेकर कहाँ से आए हो? घर से सेठ जी। मैं कल गांव के प्रदर्शनी के लिए मेरा स्पेशल पंपकिन चिकन तैयार है। क्या? पंपकिन चिकन? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं अभी इसे पड़ोसी गांव में भेज देता हूँ। सेठ के कहने पर पिंटू ने कढ़ाई उन्हें दे दी और फिर अपने रोज के काम में लग गया। सेठ जी सही समय पर प्रदर्शनी में पहुंच गए। जब सभी खाने के लिए बैठ गए तो पिंटू का स्पेशल पंपकिन चिकन सबको परोसा गया। तभी ओह माय गॉड, ये किसने बनाया है? क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ है क्या? बताता हूँ। पहले ये बताओ कि पंपकिन चिकन किसने बनाया? जी, वो पिंटू मेरे होटल में काम करता है, बहुत बढ़िया खाना बनाता है। उसी ने नई डिश बनाई है। क्या हुआ सर, कुछ ठीक नहीं लगा क्या? नो, खाना बहुत ही जबरदस्त है। जिंदगी में ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया, इसीलिए मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम देना चाहूंगा। ये लाओ, 1 लाख का चेक। क्या? 1 लाख? बाहर से आए उस अंग्रेज साहब की बात सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जरा भी वक्त बर्बाद किए बिना गांव वापस जाकर चेक पिंटू को सौंप दिया। पिंटू। अरे सेठ जी, आराम से, आप तो भागते हुए आ रहे हैं, क्या हुआ? अरे भागू नहीं तो क्या करूं? लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई। क्या? 1 लाख? हाँ पिंटू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। हाँ सेठ जी, अब मैं आज ही उस व्यापारी का सारा कर्ज चुका सकता हूँ और फिर बाद में गिरवी रखी जमीन भी वापस ले सकता हूँ। अब एक काम करो, एक बेहतरीन सा होटल खोलो और आगे बढ़ते रहो। सेठ जी के मुंह से नई शुरुआत की बात सुनकर पिंटू की आंखों में आंसू आ गए। सेठ ने हमेशा ही पिंटू की मदद की थी और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो पिंटू को अपने साथ बांध कर रखने की बजाय उसे आगे बढ़ने का बढ़ावा दे रहे थे। आखिरकार पिंटू ने वो पैसे लिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। सीख, जो सच्चे मन से काम करता है, मेहनत करता है, वो एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। पिंटू ने सादगी, मेहनत और नई कोशिशों से अपना नाम बना लिया और पंपकिन चिकन ने उसकी किस्मत बदल दी। मारुति राव के कहने पर शंकर बेहद बुरी तरह से घबरा गया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या असल में कंचन कहीं नहीं है? हाँ, मैंने हवेली का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। आखिर इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा सकती है? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कि तभी अचानक उस कमरे में रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। देखते ही देखते उन किरणों में से वही हीरे का पुतला बाहर निकलकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और उन दोनों की ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगा। क्या हुआ मारुति राव, अपने बीवी को ढूंढ रहे हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मेरी बीवी गायब है? इस जिंदगी में हर किसी चीज की एक कीमत होती है और वो तुम्हें चुकानी पड़ती है मारुति राव। तुम खुद को ही देख लो, मैंने तुम्हें जो सोने का हीटर लाने के लिए कहा था, तुम उस सोने के हीटर से कितने पैसे वाले बन गए। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। कि तभी शंकर राव की बीवी चमकी वहां आ गई, मगर अपने सामने हीरे के पुतले को देखकर बेहद बुरी तरह से डर गई। तभी उस हीरे के कठपुतले की आंखों से रोशनी निकलने लगी। कुछ ही वक्त में शंकर राव की बीवी भी वहां से गायब हो गई। ये तुमने क्या किया? मेरी बीवी कहाँ गई? तुम्हारी बीवी वही है जहाँ तुम्हारे भाई की बीवी है। तुम कह सकते हो कि तुम दोनों की बीवियां मेरे पास हैं। हमने तुम्हारे सोने के हीटर से जितने भी चीजों का सोना बनाया है, तुम वो सारी चीजें ले लो।
और अपना सोने का हीटर भी अपने पास रख लो और हमारा खानदान हमारे पास लौटा दो। मेरी बीवी और मेरे भाई की बीवी हमें वापस कर दो। इतना कहकर मारुति राव दौड़ता हुआ एक दूसरे कमरे की ओर जा पहुंचा और वहां से सोने का हीटर उठा ले आया। मारुति राव ने बगैर देरी किए हुए सोने के हीटर को उस हीरे के कठपुतले के हाथों में थमा दिया। अरे तुम तो बहुत जल्दी घबरा गए मारुति। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम दोनों अपने बीवियों को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम और करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम दोनों को एक सोने का तराजू मुझे लाकर देना पड़ेगा। वो सोने का तराजू मेरा है। मगर हमें कैसे पता कि सोने का तराजू कहाँ पर है? मैं बताता हूँ। यहाँ से कुछ मील दूर एक बहुत पुराना खंडर पड़ता है जो किसी जमाने में वसंतराव प्रधान की हवेली थी। उस हवेली के कमरे के अंदर एक सोने का तराजू रखा हुआ है। तुम्हें उस सोने के तराजू को उसी बंजर खेत में लाना होगा जहाँ से तुमने मुझे उठाकर मंदिर में रख दिया था। इतना कहकर वो पुतला वहाँ से गायब हो गया। शंकर राव और मारुति राव दोनों बुरी तरह से खौफजदा हो गए। वो दोनों अपने घर के बाहर निकल गए। ये तो वही खंडर है जहाँ पर दिन में कोई आदमी नहीं जाता। कहते हैं वहाँ पर भूत प्रेतों का आत्मा है। लेकिन हमें किसी हाल में उस खंडर में जाकर सोने के तराजू को लेकर वसंतराव प्रधान के बंजर खेत में पहुंचना होगा। मेरी तो समझ में नहीं आता भैया। लेकिन उस सोने के तराजू को लेकर वसंतराव प्रधान के बंजर खेत में हम दोनों को क्यों बुलाया है? अरे हो सकता है कि ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर खत्म हो। अब देर मत करो, हमें वहीं चलना चाहिए। शंकर राव और मारुति राव दौड़ते हुए कुछ ही पलों में उस खंडर की हवेली में जा पहुँचे जो किसी जमाने में बसंत राव प्रधान की हवेली थी। उन दोनों ने देखा कि हवेली के चारों ओर मकड़ी के जाले बने हुए थे। ये हवेली तो बहुत बड़ी है। हमें उस सोने के तराजू को ढूंढने में तो बेहद वक्त लग जाएगा। और उस हीरे के बजुके ने हमसे कहा है कि हमें शाम तक किसी भी हालत में उस सोने के तराजू को बंजर खेत के पास लेकर पहुंचना होगा। शंकर राव ने इतना कहा ही था कि तभी मारुति राव की नजर हवेली में बने हुए दूसरे कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा लगभग टूट चुका था। उस कमरे से पीले रंग की रोशनी फूट रही थी। मुझे लगता है कि उस कमरे के अंदर जरूर कुछ है। चलो चलकर देखते हैं। मारुति राव और शंकर राव वो दोनों उस कमरे के करीब पहुँचे। उन दोनों ने देखा कि उस कमरे के अंदर एक सोने का तराजू रखा हुआ था। सोने के तराजू को देखकर मारुति राव और शंकर राव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मारुति राव ने सोने के तराजू को उठाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उस तराजू के अंदर से एक भारी आवाज निकली। मारुति राव तुरंत फुर्ती से पीछे की ओर हट गया। तुम मुझे किस मकसद से यहाँ से उठाकर लेकर जा रहे हो बेवकूफ आदमी? क्या तुम जानते भी हो कि मेरा इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हम नहीं जानते। मुझ में कोई भी चीज रखकर अगर तोली जाती है तो वो चीज भी सोने की बन जाती है। और मेरी दूसरी खासियत ये है कि मैं वास्तु के हिसाब से अपना आकार बदल सकता हूँ। हमें कोई सोने का लालच नहीं है। हमें तो सिर्फ अपने बीवियों की जान प्यारी है। तुम कहना क्या चाहते हो? मारुति राव और शंकर राव ने एक ही सांस में अपने साथ घटी सारी घटनाओं को उस तराजू को कह सुनाई। तो फिर मुझे यही रहने दो। मुझे उठाने की गलती मत करना, नहीं तो ये जरूर कोई जादुई तराजू है। वक्त बर्बाद ना करें, इसे उठाकर ले चले। मारुति राव ने तुरंत उस सोने के तराजू को उठा लिया। उस तराजू के अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। मारुति राव और शंकर राव सोने के तराजू को लेकर बंजर जमीन पर आ गए जहां से उन्होंने कुछ समय पहले उस कठपुतले को उठाकर मंदिर में रखा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था।
अरे यहाँ तो हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा। उस बिजोके ने तो हमें यहीं पर बुलाया था। हो ना हो वो जरूर यहाँ पर कोई आसपास होगा। इतना बोलकर मारुति राव ने उस सोने के तराजू को उस बंजर जमीन पर रख दिया। सोने का तराजू बंजर जमीन से स्पर्श करते ही कुछ ही वक्त में वो पूरी बंजर जमीन अनाज के फसल से लहलहा उठी, मगर वो फसल पूरी की पूरी सोने की थी। तभी एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से धरती पर एक बेहद बड़ा गड्ढा बन चुका था। उस खड्डे के अंदर से हीरे का पुतला निकलकर बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। हीरे का पुतला रहस्यमय नजरों से शंकर राव और मारुति राव की तरफ घूरने लगा। तुम्हारे कहने के मुताबिक हम सोने को तराजू को ले आए हैं। हमारे बीवी हमें वापस कर दो। हाँ, तुमने जैसा बोला था हमने वैसा ही किया है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है तुम दोनों को? लाओ पहले वो सोने का तराजू मुझे थमा दो, उसके बाद अपने बीवियों को यहाँ से ले जाओ। मारुति राव ने उस सोने के तराजू को उस हीरे के पुतले को पकड़ाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उसके कानों में रत्ना ताई की आवाज टकराई। उस सोने के तराजू को उस हीरे के पुतले को देने की गलती भी मत कर देना मारुति राव, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मारुति राव ने तुरंत ही अपने बढ़े हुए कदम रोक लिए। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे रत्ना ताई खड़ी हुई उस हीरे के पुतले को घूर रही थी। तभी शंकर राव और मारुति राव के कानों में हीरे के पुतले की आवाज टकराई। इस बेवकूफ औरत की बात मानने की गलती मत करना। ये मत भूलो कि तुम दोनों गरीब आदमी थे। कभी कभी तो रात के वक्त तुम्हारा खानदान भूखे पेट सो जाता था। याद करो, मैंने ही तुम्हें उस सोने के हीटर का पता बताया था। मेरे ही वजह से तुम इतने पैसे वाले बने हो। उस हीरे के पुतले की बात सुनकर शंकर राव रत्ना ताई की ओर देखता हुआ बोला, ये ठीक बोल रहा है। और वैसे भी हम दोनों तुमसे मदद मांगने आए थे, लेकिन तुमने हमारी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हम तुम्हारे पास ही मदद मांगने आए थे, लेकिन तुमने तो हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया था। अब जब हमारी बीवियों की जान खतरे में है तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? उस वक्त मैंने तुम्हें कोई बात इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि तुम दोनों मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। जिसे तुम हीरे का पुतला समझ रहे हो ना, वो कोई हीरे का पुतला नहीं है, बल्कि खुद बसंत राव प्रधान है, जो तुम दोनों के जरिए इस दुनिया में वापस आना चाहता है। रत्ना ताई की बात सुनकर मारुति राव और शंकर राव दोनों बुरी तरह से चौंक गए। तभी शंकर राव के कानों पर उस हीरे के पुतले की आवाज टकराई। उस औरत की बात मत सुनो, वक्त मत गवाओ। रात होने से पहले अगर तुमने वो सोने का तराजू मुझे नहीं दिया तो तुम्हारी बीवियों की मौत पक्की है। बरसों पहले इस कस्बे में एक भयंकर बीमारी फैली थी और साथ ही साथ भयंकर सूखा भी। गांव के अनगिनत लोग मौत के चपेट में आ गए। गांव का मुखिया बसंत राव प्रधान का परिवार भी उसकी चपेट में आ गया। उसने खुद को इन सब से बचाने के लिए शैतानी शक्तियों की इबादत करना शुरू कर दिया और वो आस्तिक से नास्तिक हो गया। एक रात जब वो शैतान की इबादत कर रहा था कि तभी जमीन के अंदर से एक जोकर उसके सामने आ गया। वो जोकर कोई और नहीं बल्कि शैतान था। उसने बसंत राव को 3 वस्तुएं दी। एक हीरे का पुतला जिसे बसंत राव प्रधान की जमीन कभी बंजर नहीं होती। दूसरे सोने का हीटर, बसंत राव प्रधान उस हीटर को जहां भी यूज करता तो वो चीज सोने की बन जाती थी। और तीसरा ये सोने का तराजू। ये तराजू कोई भी आकार ले सकता है और ये एक जादुई तराजू है। लेकिन उस जोकर ने एक शर्त भी रखी। ये सब जादुई शक्तियाँ तभी काम करेगी जब बसंत राव प्रधान हर हफ्ते एक इंसान की कुर्बानी देगा। और ऐसा ही हुआ। गांव में बसंत राव प्रधान ने कुर्बानियाँ देनी शुरू कर दी। तो एक दिन एक तिलस्मी आदमी ने बसंत राव प्रधान से उसकी सारी चीजें छीन ली और उसे मारकर एक पुतले में बदल दिया।
वही पुतला जिसे तुम उठाकर मंदिर में ले आए थे। तो इसका मतलब यह है तो उस बिजुके ने इस पुजारी की जान ले ली और उसकी ताकत बढ़ गई। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम इसकी बात मान भी ले तब भी हमें इस सोने के तराजू को इस हीरे के बिजुके को दे देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी बीवियों को मार देगा। शंकर राव के कहने पर मारुति राव ने उस तराजू को उस हीरे के कठपुतले को पकड़ा दिया। सोने के तराजू को पकड़ते ही उस कठपुतले का जिस्म बसंत राव प्रधान के जिस्म में बदल गया। अरे बेवकूफो, यह औरत सही कह रही थी। अब तुम दोनों को बचाना तो लगभग नामुमकिन ही है। फिलहाल तुम दोनों को मरने से पहले तुम्हारी बीवियों की आखिरी मुलाकात करवा देता हूँ। इतना कहकर बसंत राव उस सोने के तराजू को रहस्यमय तरीके से देखने लगा। देखते ही देखते उसके पलड़े से किरण फूटने लगी। कुछ ही देर उस किरण ने चमकी और कंचन का रूप ले लिया। वो दोनों उस बड़े से तराजू के पलड़े में थी। बसंत राव प्रधान मारुति राव और शंकर राव की देखकर हंसते हुए बोला, तुम दोनों को सोने से बहुत मोहब्बत है ना, और तुम दोनों को तुम्हारी बीवियां भी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों के बीवियों को सोने का बना देता हूँ। ऐसा मत कीजिए, आपने जो कहा वैसा हमने किया। तुमने जो किया लालच में किया, और लालच का फल बाद में हर आदमियों को भोगना पड़ता है, जैसे कि मुझे भोगना पड़ा। बेवकूफों, जब तक ये दोनों चीजें मेरे पास नहीं आ जाती मैं अपने जिस्म में वापस नहीं आ सकता। तुमने ये धरती पर से बिजुके को जैसे ही उठाकर मंदिर में रख दिया, मेरा जिस्म हीरे के बिजुके में बदल गया और मैंने तुरंत मंदिर के पुजारी का मुंह बंद कर दिया। उसके बाद मुझे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी और तुम दोनों ने ये चीज़ें मुझे खुशी खुशी ला कर दी। मगर अगले ही पल एक जादू हुआ। देखते ही देखते वो सोने का तराजू मिट्टी के तराजू में बदल गया और वो मिट्टी एक साधु के रूप में बदल गया। कुछ ही वक्त में सबके सामने एक जीता जागता साधु खड़ा था, जो गुस्से भरी नजरों से बसंत राव प्रधान की ओर देख रहा था। तुम अब तक यहाँ कैसे हो? तुमने ही मुझसे मेरी सारी चीजें छीन ली थी। तुम्हें क्या लगता है इस सोने के तराजू को मैं तुम्हारे हवेली में छुपा दूंगा? मैं जानता था तुम आने वाले वक्त में जरूर हाथ पैर मारोगे वापस आने के लिए, इसलिए मैंने उस सोने के तराजू को ऐसी जगह पर छिपा कर रखा है जहाँ पर तुम जा ही नहीं सकते। और मैं वहाँ पर खुद सोने का तराजू का रूप लेकर बैठा हुआ था, ताकि कोई भी आदमी उसे उठाने आए तो मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि तुम कौन सा खेल खेलने वाले हो। इतना कहकर उस साधु के आंखों से आग निकलने लगी। देखते ही देखते बसंत राव प्रधान के जिस्म में आग लग गई और वो चीखता हुआ राख के ढेर में बदल गया। साधु मारुति राव को देखकर बोला, लालच बहुत बुरी चीज है, याद रखना। अगर तुम्हें पैसों से ज्यादा मोहब्बत है, जाओ अपने बीवियों को अपने घर ले जाओ और कभी लालच मत करना। मारुति राव और शंकर राव अपनी पत्नियों को लेकर घर आ गए।